दो गांव की, दो शहर की बहन। सुजाता बहन, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ बोलो आंचल, क्या कहना है तुम्हें? भाई साहब के जाने के बाद तुमने अपनी चारों बेटियों को बड़ी मुश्किल से पाला पोसा है। अभी चारों बहुत छोटी हैं, तुम्हें चारों का एक साथ ख्याल रखने में काफी परेशानी होती होगी। तो इसलिए मैं और शमशेर जी सोच रहे थे कि हम तुम्हारी छोटी बेटी समीक्षा और कोमल को अपने साथ शहर ले जाते हैं। वहाँ पर हम उन दोनों की अच्छे से परवरिश करेंगे और जब तुम्हारा मन करे तुम आकर उनसे मिल लेना। लेकिन मैं अपनी बेटियों के बिना कैसे रहूंगी? इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब आप खुद ही सोचें कि आप चारों को एक साथ कैसे पढ़ाएंगी। इसलिए 2 की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं और 2 की आप, और रहेंगी तो वो आपकी बेटियां ही। सुजाता अपने देवर शमशेर और देवरानी आंचल की बात को रात भर सोचती है, जिसके बाद वो आंचल और शमशेर को अपनी दोनों छोटी बेटी समीक्षा और कोमल को ले जाने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद शमशेर समीक्षा और कोमल को अपने साथ शहर ले आते हैं और शहरी तरीके से उनकी परवरिश करने लगते हैं। वहीं गांव में रह रही सुजाता अपनी दोनों बड़ी बेटियों अनुराधा और रुक्मणी के साथ रहती थी और गांव के तरीके से उन दोनों बहनों की परवरिश करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और समय गुजरने के साथ आज चारों बहनें बड़ी हो जाती हैं। समीक्षा, कोमल, इतनी रात में तुम दोनों कहाँ जा रही हो? चाची, वो हमारे फ्रेंड का बर्थडे है तो हम उसी की पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारा वेट मत करना, हम लोग सुबह ही आएंगे। लेकिन बेटा, तुम दोनों जानती हो ना, आजकल का माहौल ठीक नहीं है और तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर देर रात बाहर जा रही हो। मेरी मानो तो रहने दो। चाची, आप भी ना क्या गांव वालों की तरह बातें कर रही हैं? हाँ, भूल गई क्या? हम शहर के रहने वाले हैं, गांव के नहीं। और आजकल की ऐसी ही लाइफ होती है, सो आपको हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। इतना कहकर समीक्षा और कोमल दोनों ही अपनी चाची और चाचा की बातों को अनसुना करके चली जाती हैं और क्लब पहुंचकर अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करती हैं और ड्रिंक पीती हैं। शहरी आदत की वजह से समीक्षा और कोमल दोनों ही बिल्कुल बिगड़ चुकी थीं, जिसके चलते आंचल और शमशेर हमेशा उन दोनों के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव में रह रही रुक्मणी और अनुराधा अपनी दोनों शहरी बहनों से बहुत ही अलग थी। अनुराधा, रुक्मणी, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ गई थी? माँ, आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा थी तो हम दोनों उस पूजा में गई हुई थी। ये लीजिए प्रसाद। ऊपर वाले ने मुझे बड़ी ही संस्कारी बेटियां दी हैं, लेकिन ना जाने शहर में रह रही तुम दोनों की छोटी बहनें तुम जैसी होंगी या नहीं। माँ, अब फिक्र मत कीजिए आप, हम दोनों को पूरा यकीन है हमारी दोनों छोटी बहनें भी हमारी ही तरह होंगी। जहाँ आंचल और रुक्मणी घर के सारे काम संभालती, वहीं समीक्षा और कोमल पूरा दिन सिर्फ पार्टी, शॉपिंग, घूमने फिरने में ही लगी रहती। इन सब से आंचल और शमशेर काफी परेशान हो गए थे। आंचल, मुझे लगता है कि हमने कोमल और समीक्षा को शहर लाकर गलती कर दी है। मैं तो सुजाता भाभी की परेशानी को कम करना चाह रहा था, लेकिन ये दोनों तो शहर आकर शहर के रंग में इतना घुल गई हैं कि अपने सारे संस्कारों को भूल चुकी हैं। क्यों ना इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम सभी लोग गांव चलें। क्या पता गांव जाकर अपनी बड़ी बहनों को देखकर ये भी उनसे कुछ सीख जाए। आप सही कह रहे हैं, हमें गांव चलना चाहिए, क्या पता आपकी बात सच हो जाए। जिसके बाद आंचल और शमशेर गांव जाने की तैयारियों में लग जाते हैं और कुछ दिनों में समीक्षा, कोमल, आंचल और शमशेर गांव के लिए निकल जाते हैं। छी, चाचा चाची, ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? यहाँ कितनी बदबू है, प्लीज यहाँ से चलिए। समीक्षा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये जिस जगह तुम्हारा जन्म हुआ है उसी जगह को तुम छी कह रही हो? समीक्षा और कोमल को अपना गांव बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन शमशेर उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें घर ले जाता है। ये कैसी जगह है, ना तो यहाँ लाइट है, ना फैन है और ना ही नेटवर्क। हम बिना इन चीजों के यहाँ कैसे रहेंगे? तुम दोनों इतनी गर्मी में इस गांव में कैसे रह लेती हो? मैं तो यहाँ किसी कीमत में भी ना रहूं। कोमल, समीक्षा, इतनी भी गर्मी नहीं है यहाँ, हम बचपन से ही इस गर्मी में रह रहे हैं और तुम भी तो बचपन में यहाँ रहा करती थी। लगता है तुम दोनों को शहर जाकर शहर की हवा लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन यहाँ रहोगी तो इस माहौल में ढल जाओगी। चलो हमारे साथ, बाहर राशन की बोरियां आई हुई हैं, उन्हें उठाकर हमारे साथ रसोई घर में रखवाओ।
अनुराधा के कहने के बाद जैसे ही कोमल समीक्षा बाहर जाकर उन बोरियों को उठाने की कोशिश करती हैं तो बोरियां उनसे टस से मस नहीं होती हैं। इसमें राशन है या पत्थर? इतनी भारी बोरी है, मेरा तो नाखून ही टूट गया। सही कहा था किसी ने कि शहर की लड़कियों में जरा भी ताकत नहीं होती है। शरीर तो तुम लोगों ने अपना इतना बड़ा कर लिया, लेकिन ताकत शरीर में रत्ती भर नहीं है। कोमल समीक्षा देखती रह जाती हैं कि कैसे उनकी दोनों बड़ी बहनें रुक्मणी और अनुराधा बोरी को उठाकर अंदर ले जा रही हैं। ये सब देखकर कोमल और समीक्षा काफी हैरान रह जाती हैं और ऐसे ही समय बीतता रहता है। कोमल, देखो ना मेरे फेस पर ये पिंपल कहाँ से आ गया। मैं तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे फेस पर ये पिंपल आ जाते हैं। वो तो आएंगे ही ना, केमिकल से बने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हो। हमें देखो, हम दोनों अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाते और हमारे चेहरे पर एक दाग भी नहीं है। झूठ कह रही हो तुम दोनों। इतनी ग्लोइंग और क्लियर स्किन बिना कुछ लगाए कैसे हो सकती है? तुम दोनों कुछ ना कुछ तो लगाती ही होगी। हम सिर्फ अपने चेहरे पर बेसन और दही लगाते हैं, इससे हमारा चेहरा हमेशा निखरा रहता है। अनुराधा और रुक्मणी की बात सुनकर कोमल समीक्षा भी अपने चेहरे पर दही और बेसन लगाने का सोचती हैं और किचन में जाकर दही बेसन लेकर चेहरे पर लगाने लगती हैं। रुक्मणी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इसमें कुछ मसाले भी डाल दें, क्या पता हमारी स्किन और ज्यादा ग्लो करने लगे। ग्रेट आइडिया। अनुराधा, हमारी गांव की दोनों बहनें अपनी ग्लोइंग स्किन पर बहुत ज्यादा इतराती हैं, है ना? अब हम भी उन्हें दिखाएंगे कि हमारी स्किन भी उनसे कम नहीं। अब देखना वो दोनों हमसे कैसे जलेंगी। अनुराधा रुक्मणी इतना कहकर अपने दही और बेसन के लेप में रसोई घर के सारे मसाले मिला देती हैं और उन्हें चेहरे पर लगाना शुरू कर देती हैं। जैसे ही वो दोनों चेहरे पर इन सभी चीजों को लगाती हैं तो उनके चेहरे पर जलन होना शुरू हो जाती है और वो चिल्लाने लगती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर अनुराधा और रुक्मणी भी वहां आ जाती हैं। कोमल, समीक्षा, क्या हुआ? तुम दोनों चिल्ला क्यों रही हो? और ये तुमने अपने चेहरे पर क्या लगा रखा है? तुम दोनों ने कहा था ना कि दही और बेसन लगाने से चेहरा निखर जाता है, तो इसलिए हम भी दही और बेसन लगा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम इसमें और मसाले ऐड कर देंगे तो हमारा चेहरा और निखर जाएगा, लेकिन इन मसालों की वजह से तो हमारे चेहरे पर जलन हो रही है। अरे बेवकूफ लड़कियों, वो मसाले सब्जी में डालने के हैं, ना कि चेहरे पर लगाने के लिए। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे चेहरे पर बहुत जलन हो रही है। चलो हमारे साथ। अनुराधा और रुक्मणी अपनी दोनों बहनों को ले जाकर पहले तो उनका मुंह धुलवाती हैं और उसके बाद उनके चेहरे पर बर्फ और दही लगाते हैं, जिससे उनकी जलन कम होती है। मसाले की वजह से दोनों बहनों के चेहरे पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिनको हटाने के लिए रुक्मणी और अनुराधा देसी नुस्खे से उनके चेहरे पर एक लेप बनाकर लगाती हैं और कुछ ही दिनों में उनके सारे दाग धब्बे हट जाते हैं। अपनी बहनों को अपने लिए इतना करता देख समीक्षा और कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी बहनों से माफी मांगती हैं। दीदी, हमें माफ कर दो। शहरी घमंड की वजह से हम दोनों ने हमेशा आपका मजाक उड़ाया। हमने अपनी बेवकूफ़ी से अपना चेहरा खराब कर लिया था, लेकिन आज आपकी समझदारी की वजह से ही हम दोनों का चेहरा पहले की तरह हो पाया है। अपनी दोनों बहनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता देख अनुराधा और रुक्मणी उन दोनों को माफ कर देती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद अब चारों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। हे भगवान, आपने हमें इतना गरीब और असहाय क्यों बना दिया? क्या हमें खुशी से रहने का हक नहीं है? मेरी नौकरी भी चली गई, उसके बाद मालिक ने हमें घर से बेघर कर दिया। अब न खाने पीने के लिए कुछ है, न रहने के लिए। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगा? अजी, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। वहाँ सामने एक नदी है, वहाँ एक झोपड़ी बनाकर रह लेते हैं। पानी का इंतजाम तो उसी नदी से ही हो जाएगा, खाने का भी ढूंढ ही लेंगे। माँ, हम बहुत देर से चल रही हैं, प्यास लग रही है और भूख भी। हाँ माँ, मुझे भी। सुनिए जी, नदी के पास ही चलते हैं, बच्चों को प्यास लग रही है। ठीक है, चलो। फिर राजेश का परिवार उस नदी के पास जाता है। जहाँ राजेश एक बोतल में पानी लेने जाता है तो उसका पैर फिसल जाता है। अरे राधा के पापा, मुझे उन्हें बचाना होगा। बच्चों, तुम यहीं रहना, हम आते हैं। जी माँ। कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। राजेश उस नदी में डूब जाता है। उसे बचाने के लिए कोयल भी चली जाती है और दोनों पानी के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां आसपास उन्हें गुलाबी रंग के 2000 के नोट के पेड़ और घर, या ये कहूँ
2000 के नोटों की, पैसों की ऐसी बनी हुई दुनिया होती है जैसा कि एक आम इंसान की बाहरी दुनिया होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये पैसों से बनी दुनिया थी, जहां बाइक 2000 के नोट की थी, कार भी 2000 के नोट की थी। इतना ही नहीं, उस पानी में रहने वाले लोगों के कपड़े भी 2000 के नोट के बने हुए थे। ये सब देखकर राजेश और कोमल हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? इतने सारे पैसे, और वो भी लोगों ने पहने हुए हैं। ये असमंजस नज़ारा देखकर तो मैं भी हैरान हो गया हूँ। भला इतने सारे पैसे, वो भी इस तरह। और देखो तो हम कितना आसानी से इस पानी में ठहर पा रहे हैं। मुझे तो लगता है जरूर कोई जादुई जगह है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो। मुझे भी ये जगह कुछ जादुई जैसी लग रही है, वरना आम इंसान तो पानी में सांस लेने से रहा। तभी इशिका नाम की एक औरत आती है जिसने पैसों के बने कपड़े पहने हुए थे। सर पर ताज भी पैसों और सिक्कों से बना हुआ था। अरे, तुम इंसानी दुनिया से आए हो ना? तुम हमारे जादुई नदी के पैसों की दुनिया में क्या कर रहे हो? मतलब ये एक जादुई दुनिया है, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे पैसे हैं। हाँ, लेकिन अब मेरी बात का उत्तर दे दो। वो दरअसल हमारे पास कुछ भी नहीं था। भटकते भटकते हम इस नदी के पास आ गए। मैं अपने बच्चों को पानी पिलाने आया था कि मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा, एक बात कहूँ, पैसे लक्ष्मी माता होती हैं, और आप पैसों को वस्त्र की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पैसों का सम्मान करना चाहिए, और आपने पैसों को पहना हुआ है, उनसे ही सब कुछ बना रखा है। अगर आप बाहर की दुनिया में निकलते तो आपको पैसों की कदर पता होती कि एक गरीब व्यक्ति के लिए 2000 का नोट का कितना महत्व होता है। वो अपना 4 दिन का भरपेट राशन खा सकता है। हम तो इतने गरीब हैं कि क्या बताएं। मेरे बच्चों ने कल रात से खाना नहीं खाया, इसलिए मैं समझता हूँ पैसों की वैल्यू क्या है। और यहाँ अनगिनत पैसा है, किसी को इन पैसों की कदर ही नहीं है। आसपास देख रहा हूँ तो कोई पैसे उड़ा रहा है तो कोई पैसों का घर बना रहा है। हाँ, क्योंकि ये जादुई पैसों की नदी है। तुम्हारा हाल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हें इस गरीबी की रेखा पर नहीं छोड़ सकती इस तरह। तुम्हारा जितना मन है उतने पैसे आकर बार बार ले जा सकते हो, अपने बच्चों का पेट पाल सकते हो। क्या सच में आप पक्का हमें पैसे देना चाहती हैं? हाँ, नेक दिल लोगों की मदद करने में हम पीछे कभी नहीं हटते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ऋषिका अपनी नदी की दुनिया में उसे पैसों के पेड़ और बक्से की ओर ले जाती है, जहाँ दोनों पति पत्नी ढेर सारे पैसे को उठाकर नदी के बाहर आ जाते हैं। तभी बच्चों को बहुत भूख लगती है। फिर राजेश और कोयल अपने दोनों बच्चों को एक मॉल में ले जाते हैं। नए नए ढेर सारे कपड़े खरीदते हैं और खुद भी पहनते हैं। फिर उन्हें एक महंगे वाले रेस्टोरेंट में पेट भरकर चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, इटालियन सब कुछ खिलाते हैं, जिससे बच्चे बहुत मजा करते हैं। वाह मम्मी पापा, इतना मजा तो कभी नहीं किया। मेरा दोस्त शुभम था ना, वो बहुत अमीर था और ऐसे ही मजे करता था। मम्मी पापा, हमारी लॉटरी लग गई है क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो। अब हम ऐसे ही रहेंगे, बस एक घर का इंतजाम करना है। फिर राजेश उन पैसों से गरीब लोगों को भी खाना खिला देता है और पैसे खत्म होने पर फिर से जादुई दुनिया में जाता है, जहाँ से वो ढेरों पैसे लेकर आता है और एक बड़ा सा बंगला खरीद लेता है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता है और जादुई नदी के लोगों का धन्यवाद भी करता है। फिर वो अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाता है तो उसे अपने गांव में आसपास बहुत गरीबी दिखाई देती है। कोयल, तुम देख रही हो एक माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर काम की तलाश में कैसे भटक रही है। मैं देख रही हूँ। कल तो मैंने एक आदमी को बिल्कुल उसी दशा में देखा था जैसे हम थे। काश हम सारे लोगों की मदद कर पाते और उनकी गरीबी दूर कर देते। अरे कोयल, तुमने तो बातों ही बातों में बहुत अच्छा कह दिया। अब हम यही करेंगे। ऐसा कहकर राजेश और कोयल उस जादुई नदी में जाकर ढेर सारे पैसों के पेड़ से पैसे तोड़कर लाते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं। किसी के टूटे मकान को पक्का कर देते हैं तो किसी गरीब के घर में खाना दे देते हैं। जब ये बात उन गरीब लोगों को पता चल जाती है तो वो भी जादुई नदी में जाकर पैसे ले आते हैं, जिससे उस गरीब गांव के लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। अरे राजेश भैया, कोयल भाभी, आपने तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। सच में
आप बहुत अच्छे हैं। बस बस, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे काश हमारे इस गांव में कोई ऐसा काम होता जहां हम गरीबों की सुनवाई होती। आप चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम है। अब इस गांव में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। इतना कहते ही कोयल जादुई नदी से पैसों की गड्डी लाकर एक बहुत बड़ी अगरबत्ती की फैक्ट्री खोलती है, जहां लाखों गरीब लोगों को रोजगार मिल जाता है, जिससे अब उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाती है। पर वहीं जादुई नदी के पैसों के बारे में सरकार को पता चल जाता है, तो उनका एक आदमी उस नदी में जाकर डूब जाता है और पैसों की दुनिया को देखकर कहता है, अरे वाह, इतने सारे पैसों की नदी, इससे तो मेरी 7-8 पुश्तें अमीरी जिंदगी जी सकती है। इसी जादुई नदी की वजह से गरीब लोगों का भला हुआ है। अब यहाँ पर मैं कब्जा कर लेता हूँ, फिर तो बैंक में पैसा ही पैसा, थोड़े से जेब से भी भर लेता हूँ। सरकारी गवर्नर कुछ पैसों की गड्डी को जादुई नदी से चुराकर बाहर ले आता है, तो वो पत्थरों में तब्दील हो जाती है और पुलिस कर्मियों से नदी को बैन करवा देता है, जहाँ न जाने का बोर्ड भी लगा हुआ था। तभी सुरेंद्र नाम का एक गरीब व्यक्ति आता है। साहब साहब, मुझे इस नदी के भीतर जाना है। मेरी बेटी के पेट में पथरी हो गई है, वो बहुत परेशान है। उसका ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं जा सकते। यहाँ पर अब सिर्फ सरकार का अधिकार है। सुरेंद्र बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह पुलिस कर्मियों उसे जादुई नदी में जाने नहीं देते। ये सब होता हुआ कोयल देख लेती है और उस गरीब व्यक्ति की पैसे देकर मदद करती है। फिर वह गवर्नर वापस उसे नदी में जाता है और पैसे निकाल कर लाता है, तो उसके पैसों के नोट फिर से छोटे छोटे कंकड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। हे भगवान, मैं बार बार इस पानी में से पैसे लेकर बाहर आता हूँ, तो ये नोटों की गड्डी कंकड़ में क्यों बदल जाती है? तभी तेज रोशनी में पैसों की दुनिया से शिका बाहर आकर कहती है, तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक लालची व्यक्ति हो और मेरी जादुई नदी के पैसे कभी लालची लोगों के काम नहीं आते हैं। ये सिर्फ गरीब नेक दिल लोगों के लिए ही बनी है। तुमने उस गरीब इंसान को रोककर अपना फायदा करना चाहा, इसलिए तुम्हारे गाल पर ये एक थप्पड़ था। इसमें बुरी नियत से जाओगे तो कुछ और गलत हो सकता है। बेहतर होगा अपनी पुलिस कर्मियों को यहाँ से वापस ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। मैं अमीर होने के नशे के लालच में आ गया था और अब ऐसा नहीं करूंगा। पुलिसकर्मी, वापस चलो यहाँ से। इस तरह इशिका वापस पानी में चली जाती है। वहीं गवर्नर पुलिसकर्मी भी चले जाते हैं। अब जब भी गरीब लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो वह उस जादुई नदी में आकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लिया करते थे। उस गांव की गरीबी हटने के बाद जादुई नदी के पैसों की दुनिया खुद ब खुद गायब हो जाती है।